स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लेंगे चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशंस के टॉपिक को। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना फैक्टोरियल से। अब सबसे पहले तो आप रिकॉल करें कि फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, या आप इसको इस सिंबल के साथ देखते हैं। दिस इज फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n में से 1 माइनस करें, फिर 1 माइनस करें, फिर 1 माइनस करते हैं, और ये 1 माइनस करते जाएं और इनको मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक n के ऊपर आपके पास ये डिजिट्स 3, 2, 1 आ जाए। तो ये बेसिकली फार्मूला है किसी भी नंबर के फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। आप याद रखें कि यहाँ पर जो नंबर n होगा इसके लिए ज़रूरी है कि ये बिलोंग करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। मतलब आप जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर, ये आप सिर्फ नेचुरल नंबर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आप जानते हैं रिजल्ट्स के अंदर के आप किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस फैक्टोरियल। आप इसको यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब आप किसी भी फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, कहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक हम देखते हैं कि हम इसको यहाँ तक स्टॉप करें, यहाँ तक करें, या इससे आगे भी हम इसको ओपन करके स्टॉप करें। इसके बाद मैं कुछ रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ। इन वैल्यूज़ को अगर आप याद रख लें तो ये एंटी टेस्ट के अंदर आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती हैं, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। फॉर इंस्टेंस आप याद रखें कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ये कन्वेंशनल है, मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको ऐसे ही याद रखते हैं। फिर इसके बाद 1 फैक्टोरियल को आप याद रखें, दैट इज इक्वल्स टू 1। 2 फैक्टोरियल को याद रखें, दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 6 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 5 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 120। अब ये वैल्यूज़ हैं, अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको अगेन एंड अगेन में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जब आप परमुटेशन में या कॉम्बिनेशन में या प्रोबेबिलिटी पे आप इनको यूज़ करेंगे। इस लिस्ट में कुछ नंबर्स का और भी आप इजाफा कर लें। लाइक हम कोशिश करेंगे हम 6 फैक्टोरियल को याद रखें, दैट इज़ 720। उसके बाद 7 फैक्टोरियल को याद रखें, दैट इज़ 5040। और उसके बाद आप 8 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल टू 40,320। इसी तरह से 9 फैक्टोरियल, दैट इज़ 362,880। और अगर आप 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, दैट बिकम्स 362,880। स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ कि इन फैक्टोरियल को याद रखने का आपको एडवांटेज ये है कि सम टाइम एंटी टेस्ट में हो सकता है कि वो आपको स्ट्रेट अवे 8 फैक्टोरियल ही पूछ ले, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और इसके बाद जब आप इनको परमुटेशन में या कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट यूज़ कर लिया करते हैं। अब आप आए क्वेश्चंस की तरफ। 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करेंगे वो प्रैक्टिस कर लें। फॉर इंस्टेंस एक सिंपल क्वेश्चन आप यूँ देख सकते हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 6, दैट इज 12, 24 और दैट इज नॉट डिफाइंड। अब आप देखें इसमें इंपॉर्टेंट ये है इस क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखा हुआ। मैथमेटिकली अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर केयरफुली आप देखेंगे कि ये जीरो नहीं बल्कि जीरो का फैक्टोरियल है, ऑपरेशन है इसके ऊपर। और अभी मैंने बताया कि जीरो फैक्टोरियल इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 फैक्टोरियल आपने देखा वहाँ वैल्यू इसकी 6 और 0 फैक्टोरियल की 1। तो एक्चुअली आपका आंसर बनेगा ऑप्शन के अंदर 12। तो इस जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करें। अगर ये आपको टेस्ट में पूछे जाते हैं तो सिंपली आप इनकी वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज समथिंग लाइक n+1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट। सो हैविंग द ऑप्शंस लाइक n इंटू n+1, फिर n+1, n-1, और यू कैन से n इंटू n-1। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप इसको ओपन कर लें। अब आप देखें कि न्यूमरेटर में आपके पास जो n+1 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो कैसे करेंगे? आप लिखेंगे n+1, फिर इसमें से कम करेंगे। जब एक कम करेंगे तो क्या बचेगा? n। फिर इसमें से कम करेंगे, n में से कम करेंगे तो बनेगा n-1 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया। मैंने पहले आपको कहा था कि फैक्टोरियल ओपन करने के बाद इसे कहाँ तक आपने स्टॉप करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि इसके डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल है।
तो न्यूमरेटर को जब मैंने ओपन किया तो मैंने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया, और रीज़न आपको समझ में आ रही है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल था और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरे पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी वो n इंटू एन प्लस वन बनेगी। अब आप ऑप्शंस पे आ जाएं तो n इंटू एन प्लस वन जो है अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपने फैक्टोरियल को देखना है। 7.1 में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यूजुअली एफएससी के अंदर आप इसको इतना एम्फेसिस नहीं कर रहे होते, लेकिन जब एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को जरूर देखते हैं। तो अब यहाँ मैं डिस्कस करने लगा हूँ द नेक्स्ट एंड अ स्मॉल टॉपिक दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FPC भी बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये होता क्या है, तो मैं इसको सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये समझें कि एक जॉब है, हम उसको कहते हैं जॉब ए। एक जॉब है, एक काम है, और इसको करने के जो तरीके हैं, लेट्स सपोज वी आर हैविंग m ways। ये काम m तरीकों से किया जा सकता है। एक और जॉब है, इसके बाद एक और जॉब है, उसको हम कहते हैं जॉब बी। एक और काम है विच इज जॉब बी, और हम कहते हैं कि इसको करने के जो तरीके हैं, पॉसिबल वेज हैं, वो n वेज हैं, लेट्स से। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों जॉब्स को इकट्ठा करने के पॉसिबल वेज कितने बनेंगे साइमल्टेनियसली अगर हमने करना हो। आपको समझाने के लिए मैंने दो जॉब्स ली हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। तो याद रखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके मुताबिक इन दोनों जॉब्स को करने के जो टोटल वेज बनेंगे वो हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। दोज आर, वी राइट टोटल पॉसिबल वेज, और वो होंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इनके जो वेज उनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी मैं करूंगा m इंटू एन, ये बनेंगे टोटल पॉसिबल वेज इन दोनों जॉब्स को इकट्ठा परफॉर्म करने के लिए। अब इसकी एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप यूं इसको समझें कि इन अ स्टेडियम, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं, आप इसको लिख लें। इन अ स्टेडियम देयर आर 3 गेट्स टू एंटर एंड 2 गेट्स टू एग्जिट। एक स्टेडियम में 3 गेट है एंटर होने के लिए, 2 गेट्स एग्जिट होने के लिए। क्वेश्चन कैन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड एग्जिट अ स्टेडियम। कितने तरीकों से कोई पर्सन जो है वो स्टेडियम में एंटर होकर एग्जिट हो सकता है, पॉसिबल वेज आपने बताने हैं। अब क्वेश्चन मैंने डिक्टेट कर दिया, आपने लिख लिया होगा, और इस क्वेश्चन में जो मैंने कहा है वो ये है कि सपोज आप कर लें कि ये स्टेडियम है, और एज पर द सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, इस स्टेडियम में एंटर होने के मैं 3 गेट्स बताए हैं। तो लेट्स सपोज E1, E2 और E3। स्टूडेंट्स ये हैं एंटर होने के इसके रास्ते। फिर एग्जिट होने के लिए जो आपको मैंने बताया क्वेश्चन में वो 2 वेज हैं, तो हम उसको G1 कर लेते हैं और G2। ये 2 गेट्स हैं एग्जिट होने के लिए। क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड एग्जिट द स्टेडियम। तो अब आप देखिएगा वो पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं। अब अगर पर्सन जो है वो E1 से एंटर हुआ तो वो G1 से आउट होगा या फिर G2 से आउट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर पर्सन E2 से एंटर हुआ तो फिर वो G1 से एग्जिट होगा या G2 से एग्जिट हो जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर पर्सन E3 से एंटर हुआ तो वो G1 से या G2 से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब आप देखें ये पॉसिबल ट्रैक्स, पॉसिबल पास जो है वो मैंने आपको बता दी हैं किसी भी पर्सन के एंटर होकर एग्जिट होने के। इसके अलावा कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आएगा। आप काउंट करें कितने वेज बने हुए, ये जो एरोज आप देखें 6 एरोज बने हुए, 6 वेज हैं उसके एंटर होकर एग्जिट होने के। अब यही काम आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल के साथ करें तो कैसे करेंगे। पहली जो जॉब है वो इस क्वेश्चन में क्या है, एंटर होना, और दूसरी जॉब इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जिट होना। अब आप बताएं कि एंटर होने के कितने वेज मैंने यहाँ बताए हुए, 3, क्योंकि 3 गेट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर। और एग्जिट होने के मैंने कितने बताए, 2 वेज है, 2 गेट्स है, तो इसका मतलब ये एग्जिट होना दूसरा काम था। और FPC के मुताबिक आप इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो यही 6 मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक आप इस तरह से पॉसिबल वेज निकाल सकते हैं डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। यूजुअली जब आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा एक प्रॉब्लम की फॉर्म में होगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में डिक्टेट अभी आपको किया था कि इफ देयर आर 3 गेट्स टू एंटर अ स्टेडियम एंड 2 गेट्स टू एग्जिट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एग्जिट द स्टेडियम। ठीक है जी। इसी तरह से आप किसी और क्वेश्चन की तरफ आ जाएं प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन आप ये नोट कर लें कि इफ अ पर्सन विजिट्स अ नियर बाय शॉपिंग मॉल, there he finds 3 different types of pants, 2 different types of shirts and 5 different types of neckties.
इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन ही परचेज अ ड्रेस। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक पर्सन है वो किसी शॉपिंग मॉल में किसी शॉप में जाता है, विजिट करता है शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पर उसको जो ऑप्शंस मिलती हैं वो ये हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। पेंट्स में मैंने आपसे कहा कि उसके पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स हैं। फिर इसी तरह शर्ट्स के अंदर क्वेश्चन में आपको मैंने कहा कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स हैं, और उसके बाद नेक टाई मैंने बताया कि 5 डिफरेंट टाइप्स उसके पास अवेलेबल हैं। कितने तरीकों से वो एक ड्रेस परचेज कर सकते हैं अगर उसके पास ये ऑप्शन है। तो अब ये क्वेश्चन या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ये बनेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एफपीसी का बनेगा। अब आप इसमें वेज आपको मिल गए हुए हैं, आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंट परचेज करने के जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं 3, शर्ट परचेज करने के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो 2 हैं, और नेक टाई परचेज करने के ऑप्शंस कितने 5। एफपीसी के मुताबिक पॉसिबल वेज जो बनते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें और वो बनेंगे 30। अब 30 डिफरेंट वेज में वो एक ड्रेस परचेज कर सकता है, और इन 30 वेज के अंदर कोई भी वे दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होगा। 30 की 30 सारे डिफरेंट ही होंगे। मतलब किसी ड्रेस के अंदर अगर पैंट और शर्ट सेम आ रही है तो टाई डिफरेंट हो जाएगी, किसी में शर्ट और टाई सेम आ रही है तो पैंट डिफरेंट हो जाएगी। तो एक भी चीज़ अगर डिफरेंट हो जाती है तो वो पूरा ड्रेस जो है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इन 30 में कोई रेपिटेशन नहीं है। और दूसरी बात, उसे 30 ड्रेसेस नहीं खरीदने, उसने एक खरीदना है, लेकिन वो एक ड्रेस खरीदने के उसके पास जो तरीके हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो कितनी बनती हैं, वो 30 बनती हैं। पॉसिबल वेज हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपने करना ये कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर फर्दर क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है, इसको समझना है। और मैंने तरीका आपको बता दिया कि हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम्स की फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा, तो इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो है परमुटेशन का। और परमुटेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि परमुटेशन की बेस में जो रूल है वो यही है, एफपीसी का है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए परमुटेशन होती क्या, व्हाट इज अ परमुटेशन। तो सिंपली मैं इसको यूं समझाता हूं कि परमुटेशन असल में है क्या, ये ऑर्डरिंग अरेंजमेंट है। ये चीज़ों को अरेंज करने के तरीके हैं, पॉसिबल वेज हैं। तो इसको याद रखें, ऑर्डरिंग अरेंजमेंट। अब जब हम ऑर्डरिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब मैटर करती है। जब आप ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं, तरतीब को चेंज करते हैं, तो वो जो नए अरेंजमेंट्स बनते हैं वो असल में परमुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम इसको अगर यूं पढ़ लें कि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, ये 2 डिजिट्स हैं। अगर मैं इनको अरेंज करके यूं लिखूं तो ये क्या बनेगा 12। और अगर मैं इसकी अरेंजमेंट में इनकी तरतीब चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो ऑर्डर चेंज करने के ऊपर ये क्या बनेगा 21। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिकली 12 एक डिफरेंट वैल्यू है और 21 जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू है। अब 12 और 21 मैंने किससे बनाया, 1 और 2 से बनाया। और मैंने किया क्या था, इसमें इसका ऑर्डर चेंज किया था। तो ऑर्डर चेंज करने से अरेंजमेंट जो बनती है, आपको बताया वो परमुटेशन है। तो असल में ये 2 डिफरेंट परमुटेशन है। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परमुटेशन, जो आपको समझ आ गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डरिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो आपने पढ़ा कि फॉर्मूला इसका क्या था, NPR which is equals to n factorial over n minus r factorial। और इसमें आप जानते हैं कि n और r क्या है। n रिप्रेजेंट्स टोटल ऑब्जेक्ट्स, ये टोटलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। आर क्या है इसमें, आर रिप्रेजेंट करता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, जो आप चूज करते हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को। अब चूंकि आर आपकी सिलेक्शन है टोटल में से, तो इसी वजह से आर जो है वो हमेशा एन से लेसर होगा या इक्वल होगा। जो सिलेक्शन होती है वो टोटलिटी के बराबर तो हो सकती है, आप 5 में से 5 चीजें चूज कर सकते हैं, लेकिन 5 में से 6 चीजों को आप चूज नहीं कर सकते। टोटलिटी हमेशा जो है वो सिलेक्शन के इक्वल तो मैक्सिमम आ सकती है, लेकिन टोटलिटी सिलेक्शन से कभी छोटी नहीं हो सकती। तो आर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है, एन इसमें टोटल होता है। इस फॉर्मूले के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि परमुटेशन का ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त स्टूडेंट्स अप्लाई होगा, इट्स अ की पॉइंट, ये उस वक्त अप्लाई होगा जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। डिस्टिंक्ट आप समझते हैं, डिफरेंट। क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, कोई रिपीट नहीं कर रहा होगा, कोई एक जैसा सिमिलर आइडेंटिकल नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड है परमुटेशन में। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट सेम हो जाएं फिर ये वैलिड नहीं है। उस केस में हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप आए कुछ रिजल्ट्स की तरफ। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि व्हाट इज द परमुटेशन और किस सिचुएशन में आपने इसको यूज करना है।
ये होती क्या है और बाकी इसके मैंने एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दिया। अब रिजल्ट्स की तरफ आ जाएं। रिजल्ट्स में सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि इफ़ r इज इक्वल्स टू 0, अगर सिलेक्शन 0 हो तो फिर क्या बनेगा np0, यहाँ पर r को 0 पुट कर देंगे और याद रखें np0 जो है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप स्ट्रेट अवे इसको आंसर करें। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में आप देखें इफ़ r इज इक्वल्स टू n, यानी सिलेक्शन और टोटल इक्वल हो जाए तो फिर क्या बनेगा npn, और याद रखें npn जो है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ आपने याद रखने हैं। अब आप आ जाएं कुछ क्वेश्चंस की तरफ के। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन परमुटेशन। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 7.2 में भी देखें और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। उस तरह का क्वेश्चन भी आपको एंटी टेस्ट में पूछा जाता है एंड देयर इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कैलकुलेट करना है 7p3, सिंपल इज दैट, आपने ये परमुटेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अब आप देखें इसके लिए जाहिर है आप अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखेंगे और जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूले को भी आपने यूज़ करना है। लेकिन इससे फार्मूले को कैलकुलेट करने से बेहतर ये है कि मैं आपको इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस ट्रिक के मुताबिक चलें तो आप स्ट्रेट अवे विदाउट यूजिंग द फार्मूला इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ट्रिक समझे वो क्या है। अब 7p3 करना चाहते हैं, आप इस 7 को ओपन कर दें। आप देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5, ये मैंने इसको डिसेंड किया, ओपन किया, और चूंकि यहाँ 3 था तो आप 3 टाइम्स ओपन करना है। अगर यहाँ 4 होगा तो 4 टाइम्स ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को परमुटेशन कहते हैं। ये क्या बनेगा 5 इंटू 6 30 इंटू 7 दैट बिकम्स 210। अब आप ऑप्शन की तरफ आ जाएं तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। तो आपने किसी भी नंबर की परमुटेशन कैलकुलेट करनी हो तो सिर्फ आपने जो टोटल है उसको ओपन करें और उतनी दफ़ा ओपन करें जितनी आपको सिलेक्शन दी हुई। इसी तरीके से अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस 12p4 किसी क्वेश्चन में, अब आप समझ गए आप क्या करेंगे। आप इसको ओपन करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 एंड दैट्स इट। मैंने 12 को ओपन किया, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 यहाँ सिलेक्शन में था। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सिंपल परमुटेशन आई तो आप उसको इस तरीके से ट्रिक के साथ ओपन करके तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि इफ np2 इज इक्वल्स टू 30 देन। अब स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर टेस्ट में रिपीट होता रहता है और वेरी इजी एज वेल अगर आपको इसका तरीका समझ में आ जाए। np2 30 है, ऑप्शंस में देखें आपने n की वैल्यू बतानी, तो क्या करेंगे आप बैक सॉल्व कर लें, प्लग इन मेथड यूज करें। अब बैक सॉल्व में आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 5 रखूं तो व्हाट इज 5p2, अगर आप 5p2 करेंगे तो अभी मैंने इसका सिंपल तरीका आपको बताया कि 5p2 का मतलब सिंपली क्या होगा 5 इंटू 4 जो कि इक्वल होगा 20 के, तो इसका मतलब अल्फा इसका आंसर नहीं है। फिर आप बीटा को चेक करेंगे, 6 यहाँ पुट करें, 6p2 करें। अब 6p2 का मतलब क्या होगा 6 इंटू 5 एंड व्हाट इज दैट 30 एक्चुअली, तो यहाँ पर 30 था, इसका मतलब है बीटा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से सिंपली आपने इनकी जो वैल्यू बतानी है उसके लिए आपने बैक सॉल्व करके इसको ओपन कर लेना। अब ये क्वेश्चन इटसेल्फ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करें और तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने इनको बैक सॉल्व किया करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ पर करते हैं दैट इज एक्चुअली वर्ड्स वाला क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता होता है। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइक हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ आप कोई भी वर्ड ले लें, लाइक विंटर, फ्रॉम द लेटर ऑफ विंटर using all letters at once. This is a question. इस तरह क्वेश्चन आपने बुक पे भी किए हुए हैं। आपको एक वर्ड दिया हुआ प्लेन, ऑब्जेक्ट, फास्टिंग, वो आप करें। मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया दैट इज विंटर, कोई भी वर्ड आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो वर्ड यहाँ विंटर आप देख रहे हैं क्या इसमें कोई लेटर रिपीट हुआ, नहीं हुआ। इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं इस वक्त डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले के लिए है वो आपको यहां पर भी नजर आएगा। जो बुक पे आप क्वेश्चन करें प्लेन में देखें कोई लेटर रिपीट होता है, ऑब्जेक्ट में, फास्टिंग में नहीं होता। जिन वर्ड्स में लेटर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे वो अगली टाइप है परमुटेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इस चीज का आपने खास ख्याल रखना। अब आप ऑप्शंस की तरफ आ जाएं। यू आर हैविंग लाइक 5040 720
120 और यू कैन से 100। अब आप कर क्या रही हैं, आपने विंटर के लेटर्स को देखना है। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं और आपने 6 के 6 से यूज करने हैं, यूजिंग ऑल लेटर एट वंस। हर लेटर को एक ही दफा यूज करना है आपने। तो क्या करेंगे आप, 6 लेटर हैं, 6 के 6 यूज करने हैं। तो कैलकुलेशन में बनेगा स्टूडेंट 6p6। और अभी आपने पढ़ा था कि 6p6 क्या होता है, जैसे npn n फैक्टोरियल, तो 6p6 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल भी आपने याद कर ली, दैट इज 720। तो ऑप्शंस में आप देखें बीटा इसका आंसर बनेगा। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इस तरह डिफरेंट वर्ड्स के साथ आप इसको प्रैक्टिस करें। इसी पैटर्न के ऊपर आप देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed from the digits 1 2 3 4। कितने 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं और किससे बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 से। अक्सर ये क्वेश्चन में टेस्ट में देखा जाता है फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4। इसके बाद जो लिख रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं लिख रहा हूं व्हेन repetition is not allowed, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए जो मैंने आखिरी लाइन यहां पर लिखी है ना कि व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी मैं इसको डिस्कस भी करता हूं, लेकिन आप इसको देखें कि दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप ऑप्शंस पे पहले आ जाएं। हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक 12, वी आर हैविंग 24, 48 और यू कैन से 20। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और 3 डिजिट नंबर्स जो बनाने हैं आपने 1 2 3 4 से आपने बनाने हैं। तो सिचुएशन बड़ी क्लियर है यहां पर आपको कि जो टोटल डिजिट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 4, और यूज हमने इसमें से कितने करने हैं 3 डिजिट नंबर। यानी जो आपने बनाना है वो ये है, 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है। तो हमने डिजिट्स कितने यूज करने हैं 3। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा 4p3। अब आप 4p3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 विच बिकम्स 24। तो ऑप्शंस में आंसर क्या बनेगा इसका बीटा। लेकिन स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताने लगा हूं और वो वाला मेथड आपने यूज करना है ज्यादातर। और वो जो मेथड मैं आप करने लगा हूं इसी क्वेश्चन में, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैं आपको शुरू में पढ़ा चुका हूं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मुताबिक आप इसे कैसे करेंगे, दोबारा देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर है, वो ये वाला है जो आपने बनाना है। और इस मेथड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये लाइन व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब अभी यहां आपको समझ आएगा। ये फर्स्ट प्लेस है जो आपने डिजिट बनाना है। इस फर्स्ट प्लेस को फिल करते हैं, उसको फिल करने के हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने वेज हैं, 1 2 3, ये 4 नंबर हैं। हमारे पास 4 तरीके हैं इसको फिल करने के, 4 वेज हैं इसको फिल करने के। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इसको फिल करने के हमारे पास हैं 4 वेज। आप यूं समझिए पहला काम है जो आपने करना है। तो पहले काम को करने के तरीके कितने बता रहा हूं, 4 तरीके, 4 नंबर, तो 4 तरीके, इसमें से कोई भी आप यहां यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। अब आप आए इसकी तरफ, दूसरा काम है जो आपने करना है। अब इस प्लेस को फिल करने के कितने हमारे पास तरीके हैं, कितने हमारे पास चॉइसेस की तरफ आ जाएं। तो अब देखें चॉइसेस तो यही है सारी जो पहले भी थी 4, लेकिन क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट क्या है, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये मतलब अब आपको समझ आएगा कि आप रिपीट नहीं कर सकते। मतलब ये कि ये जो फर्स्ट प्लेस थी, फर्स्ट प्लेस पे जो 4 तरीके थे, 4 वेज थे, आपने इन चारों में से किसी ना किसी को तो यहां यूज किया है ना, किसी एक को तो यूज किया है। वो जिस एक को भी आपने यूज किया है अब आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये इसका मतलब है। फिर होगा क्या, होगा कि जब आप उसको दोबारा यहां यूज नहीं कर सकते तो इस प्लेस को फिल करने के जो हमारे पास वेज बचेंगे वो एक कम हो जाएगा, और अब हम उसको लिखेंगे वी आर हैविंग 3 वेज। ये एक मैंने कम कर दिया। अब ये प्लेस को फिल करने के जो 3 वेज हैं उनमें से कोई एक तो आपने यूज कर लिया होगा। अब वो जो एक हमने इस पे यूज कर लिया है उसको हम इस थर्ड प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब आप देखें जो लास्ट प्लेस है उसको फिल करने के हमारे पास वेज कितने होंगे, 2 वेज, मैंने एक और कम कर दिया। तो जब आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर आपको हर दफा एक चॉइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे ये 4 चॉइसेस हैं, इन चारों में से कोई एक आपने यहां यूज कर लिया होगा। वो जिसको यूज कर लिया वो कुछ भी है, जिसको भी यूज कर लिया अब वो खत्म। फिर आप सेकंड प्लेस पे आएंगे। अब इस सेकंड प्लेस पे उन चारों में से
जिसको भी आपने यहाँ यूज किया होगा उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चॉइस कम हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। फिर आप थर्ड प्लेस पर आएंगे, तो यहाँ पर जब आएंगे तो जिसको आपने यहाँ यूज किया होगा उस चॉइस को अब आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, उसके मुताबिक आपने इन पॉसिबल वेज को क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखें, ये 4 3 2 यही नहीं बन गया 4 3 2 जो पहले हमने किया। दिस शोज कि जब आप परमुटेशन कर रहे हैं तो उसकी बेस के अंदर कहीं ना कहीं ये एफपीसी शामिल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग शामिल है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बनेगा 24, अगेन वही आंसर आएगा। अब मैं आपको एडवाइस करता हूं कि जो क्वेश्चन आपने डिजिट्स वाले करने हैं उनको फॉर्मूले के साथ आपको करना आता है, लेकिन अब आप कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ करने। बुक पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक और सेकंड पार्ट करवाने लगा हूं, और उस सेकंड पार्ट में जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा वो आप देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर तो हमने कहा था कि व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आप समझ लें हम करने लगे हैं, उसमें मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन यही है सारा, कंडीशन में ये करने लगूंगा कि व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब आपको रेपिटेशन अलाउ कर दी उसने। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अगेन यू विल सी दैट कि आपने बनाना 3 डिजिट नंबर, दिस वन। और बनाना आपने कहां से, मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, इनको यूज करके आपने इसको बनाना है। अब आप देखें फर्स्ट प्लेस को फिल करने की चॉइसेस कितनी है, अगेन ये 4 चॉइसेस है, तो हमारे पास 4 वेज हैं इस फर्स्ट प्लेस के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि सेकंड प्लेस को आपने फिल करना है यहां पर, और सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए फिर से ये 4 वेज हैं, क्योंकि इन चारों में से जिसको आपने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया है उसको आप सेकंड पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन आपको अलाउड है। तो यहां पर भी 4 वेज आ जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग ये कि थर्ड प्लेस पर आए, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए फिर से आपके पास कितने होंगे, 4 वेज। तो जिस चॉइस को आप यहां यूज कर चुके हैं उसको आप यहां पर अगेन यूज कर सकते हैं। सो अगेन वी आर हैविंग 4 वेज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो आपका आंसर आ जाएगा 64। इंटरेस्टिंग ये है कि इस क्वेश्चन में एक दफा आंसर 24 आया था, एक बार 64 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो इग्नोर करने से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। टेस्ट में अगर क्वेश्चन आ जाए और उसने लिखा हो व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तो फिर आप उस तरीके से करेंगे, फिर ये गलत आंसर है। और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो फिर आपका ये ठीक आंसर 24 है, वो गलत हो जाएगा। और एक केस ऐसा है स्टूडेंट जिसमें आपको अगर कुछ भी ना बताया हो, ना उसने ये बताया हो कि रेपिटेशन अलाउड है और ये भी ना बताया हो कि नॉट अलाउड है, उस केस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 और दैट्स इट। यहां पर खत्म हो गया। इसके बाद कंडीशन कोई भी मेंशन नहीं, दोनों में से कोई भी मेंशन नहीं है। फिर आपका आंसर क्या होगा, 24 होगा या 64 होगा। तो याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको कुछ भी ना बताया जाए क्वेश्चन में तो फिर आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड केस, आप यूज करेंगे स्टैंडर्ड केस। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड केस, इसको खास तौर पे देखें, विद रेपिटेशन। यानी जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए तो उस क्वेश्चन को आपने हमेशा करना है विद रेपिटेशन करना है, ये इसका स्टैंडर्ड केस होता है। यानी अगर कुछ ना बताया जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 64, यानी विद रेपिटेशन। अगर आप 24 करेंगे विदाउट तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें आप। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास डिजिट्स वाले। आप एक्सरसाइज 7.2 में इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, एंड ऑब्वियसली आई वांट कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अब आप आए, हम इसके लास्ट और एक स्पेशल केस की तरफ आने लगे हैं, और उस केस में सिचुएशन का आपने एनालिसिस करना है। सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये होती है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ एलिमेंट्स को आपने टुगेदर रखना होता है, हमेशा अरेंजमेंट में इकट्ठा रखना होता है। और उसके अलावा उसकी जो अल्टरनेट सिचुएशन है वो ये कि उन एलिमेंट्स या उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा नहीं रखना, तो इसको हम बोलते हैं टुगेदर, इकट्ठा रखने के लिए, ऑलवेज टुगेदर या नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इसको ऑलवेज टुगेदर वाले केस को। यानी कुछ चीजें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने अरेंजमेंट में हमेशा इकट्ठा रखना है। ये क्वेश्चन आपने किए भी हुए हैं, डिजिट्स को इकट्ठा रखना, बुक्स को इकट्ठा रखना, आपको एक्सरसाइज 7.2 में दिए, मैं उसकी बात करूं। अब आप ये समझे कि हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स वो होंगे n, और जिनको आपने इकट्ठा रखना है, ठीक है, टुगेदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसको मैं लिख रहा हूं कि टुगेदर ऑब्जेक्ट्स
उनको आप समझ लें वो m है, m ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल n है, टुगेदर जो रखने वो m है। तो फॉर्मूला नोट करें, इसको याद रखें, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे तो आपने एफएससी में इसको लॉन्ग मेथड के साथ किया होगा अगर आप इसको रिकॉल करें, लेकिन यहाँ पर हम इसको ट्रिक के साथ कर रहे हैं, और ट्रिक इसका ये है n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। अब आपने सिंपली ये करना है कि इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले में दो चीजें आपको नजर आई हैं, एक आपने n को देखा है और एक आपने m को देखा है। मैं बता चुका हूं कि n वो है जो टोटल है, m वो है जिनको आपने इकट्ठा रखना है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, जो कि ये तो था ऑलवेज टुगेदर का। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर किसी क्वेश्चन में ये भी सिचुएशन होती है कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा नहीं रखना अरेंजमेंट के अंदर, तो उस केस में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला ये करेंगे कि ये सारा क्या है, टुगेदर, और इस टुगेदर को दोबारा लिखते हैं, ये मैंने टुगेदर कर दिया। और अगर इस टुगेदर को टोटल अरेंजमेंट में से, यानी n फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट है, इसमें से माइनस कर दें, तो टोटल में से अगर आप टुगेदर माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स बाकी ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, नॉट टुगेदर। तो यही बात अभी आपको समझा रहा था कि ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, नॉट टुगेदर का। क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से फिर आपको फर्दर इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक्चुअली हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं। आपकी बुक पे भी क्वेश्चन हैं, उनको भी आप जरूर करें, और जो भी मैं करवाने लगा हूं उनको भी आप देखें। जैसे हम यूं कर लेते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इक्वेशन, लेट्स सपोज। अब मैंने एक वर्ड यहां चूज किया इक्वेशन, और हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ इक्वेशन, इसके लेटर से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था और उसमें भी हमने जैसे ये वर्ड यूज किया था विंटर का, लेकिन यहाँ स्टोरी जरा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। उसको देखें, आगे मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम द लेटर ऑफ इक्वेशन, इफ के बाद देखें, इफ वॉवल्स आर केप्ट टुगेदर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, if vowels are kept together, तो ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया टुगेदर वाला जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। So let's see the options we are having, like 1 5 1 2 2 8 8 0, or you can say 1 0 8 0, or maybe that is 3 7 2 0। तो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आई कि इस क्वेश्चन में वॉवल्स को आपने इकट्ठा रखना है। वॉवल्स कह दे, कॉन्सोनेंट्स कह दे, वो कुछ भी कह सकता है कि कुछ चीजों को आपने इकट्ठा रखना है। बुक्स होती हैं, डिजिट्स होते हैं, उनको इकट्ठा रखना होता है। तो तमाम तर क्वेश्चन इस एनवायरनमेंट के जो हैं वो आपने सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने। फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, लेट्स ट्राई। हमारे पास एक क्वेश्चन में टोटल वर्ड्स कितने हैं, लेटर्स सॉरी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं हमारे पास, तो n तो यहाँ पर 8 हो गया। टुगेदर आपने किससे करना है, वॉवल्स को। वॉवल्स आप समझते हैं इसमें कौन कौन से, E U A I O, ये वॉवल्स हैं, और एक काउंटिंग में कितने, 5। तो m की वैल्यू फिर क्या होगी, 5। तो उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने लगा हूं। सो वी स्टार्ट, n की जगह पर 8, m यानी वॉवल्स जिनको इकट्ठा रखना है वो 5 है इसके अंदर इक्वेशन में, और फिर प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल, एंड दैट्स ऑल। अब आप कैलकुलेट कर लें, 8 - 5 3 + 1 4 फैक्टोरियल 24 बनेगा, और 5 फैक्टोरियल 120 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यू विल हैव दिस नंबर, राइट। ऑप्शंस में आए तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप टुगेदर वाले केसेस को एक फॉर्मूले के साथ सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूं, ये केस वो है जहां पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। मेरा कोई भी क्वेश्चन आप देख लें, अगर मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिया था तो ये डिस्टिंक्ट थे सारे, विंटर में लेटर डिस्टिंक्ट थे सारे, इस क्वेश्चन में इक्वेशन में ये लेटर डिस्टिंक्ट है सारे। तो परमुटेशन इस वक्त जो डिस्कस हो रही है आपके साथ, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट, कि अगर आपसे कहा जाता है वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो मैं यहीं पर इसकी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। सो लेट्स सी, लेट्स डू दैट सेकेंड पार्ट। मैं कहता हूँ वॉवल्स नॉट टुगेदर, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा जाए तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं कि इसका सेकंड जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, दिस वन, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मींस 8 फैक्टोरियल, यहां पर n टोटल 8 है,
और उसमें से किसको माइनस करें, टुगेदर को। टुगेदर मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ दिस वन, सो ये आपका आंसर बनेगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसी क्वेश्चन में नॉट टुगेदर की आ जाएगी। स्टूडेंट दिस वाज परमुटेशन जो हमने डिस्कस की है, और ये हमने की है आपकी 7.2 में से, जिसमें हमने पढ़ा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने किया। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं सिमिलर टू दिस वन, या प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। और किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है अगर आपने वो ले ली है तो उसमें भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे इसकी ट्रेंडिंग के अंदर। अब इसके बाद आप देखेंगे परमुटेशन का जो सेकंड टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली, सो लेट्स डू इट अगेन परमुटेशन, बट दिस टाइम आप देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ऑल डिफरेंट। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि परमुटेशन ऑफ नॉट ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस दफा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब कुछ लेटर्स या कुछ एलिमेंट या वर्ड्स वो रिपीट होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल करें, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r एंड अप टू सो ऑन। अब आपको याद है कि इसमें n जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल ऑब्जेक्ट्स को, राइट। क्वेश्चन में जितने भी ऑब्जेक्ट टोटल होंगे। और ये क्या था, पी क्यू आर, ये टाइम्स ऑफ रेपिटेशन था। कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट कितनी दफा रिपीट होता है, तो इसको मैं आपको यूं बता रहा हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम्स ऑफ रेपिटेशन। आप इसको लिख लें कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दफा रिपीट हो रहा है। एक्चुअली हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब 7.6 जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर उसमें से कुछ पूछ लिया जाता है टेस्ट के अंदर, और वो क्या है, वो फिर से आपने वर्ड्स बनाने हैं। सो उसमें से कोई एक पार्ट अगर हम करें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ, लेट्स सपोज इसमें से मैं चूज करता हूं पाकपतन, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ पाकपतन यूजिंग ऑल लेटर एट ए टाइम। अच्छा अब आप देखें कि इससे पहले भी मैंने 2 दफा ये क्वेश्चन आपको करवाया, लेकिन इस दफा चेंज क्या आप देख रहे हैं, पाकपतन जो मैंने एक वर्ड लिया उसमें आप देखें पी ए टी ये रिपीट हो रहे हैं, आइडेंटिकल सेम है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉट ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब पाकपतन की बजाय आपको बुक पे दिया हुआ है असैसिनेशन, मिसिसिपी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब के सब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। और एंटीटेस्ट में वर्ड्स ऐसे भी देगा जो बिल्कुल भी आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे, जैसे एडवांस आया हुआ है और इस तरह के डिफरेंट वर्ड आए हुए हैं। तो वर्ड कोई भी हो सकता है, हमें ये डिसाइड करना है कि उसके लेटर डिस्टिंक्ट हैं या डिस्टिंक्ट नहीं है। तो अगर डिस्टिंक्ट थे तो पिछला फॉर्मूला था, अब डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने लगे हैं। सो लेट्स कैलकुलेट, वी आर हैविंग द ऑप्शंस लाइक 1500 मे बी, और 12120, और यू कैन से 15120, और none of these। सो कैलकुलेशन में आप क्या करने जा रहे हैं, पाकपतन में टोटल लेटर गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रेपिटेशन किसमें हो रही, p रिपीट्स 2 टाइम्स विच बिकम्स 2 फैक्टोरियल। a को देखें, a रिपीट 3 टाइम्स, तो दिस बिकम 3 फैक्टोरियल। और उसके बाद t है, t रिपीट 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल, और इसके अलावा कोई रिपीट नहीं कर रहा, n सिंगल टाइम है और उसको फिर करने की जरूरत नहीं, k भी सिंगल टाइम, उसको जरूरत नहीं है। अब आप इसी को सॉल्व कर लें। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, हमने पढ़ लिया 36280 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 6 बिकम्स 24। अब आप इसको 24 पे डिवाइड करेंगे, 24 पे डिवाइड करके देख लें, वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, और ऑप्शंस पर आ जाएंगे तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। जिस तरह मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया इसी तरीके से आपने बाकी जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब इसी टाइप के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूं, और वो आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। अब इस केस में आप देखें कि जैसे एक वर्ड है अटैक्ड, तो हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को यूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ अटैक्ड, ATTACKED। अब यहां तक क्वेश्चन सिमिलर है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अटैक के लेटर्स को, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एवरी वर्ड बिगिंस
with C and ends with K. Now that is important. अटैक से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? ये तो सिंपल है, लेकिन कोई कंडीशन क्या है कि वो वर्ड बताएं जो शुरू कहां पर हो, हमेशा C पर, और खत्म कहां पर हो, हमेशा K पे। क्या करना पड़ेगा आपको? करना ये पड़ेगा, काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं टोटल। अब 8 में से आपको फर्स्ट प्लेस पे किसको फिक्स करना पड़ेगा? C को, फिर 2 3 4 5 6 7, और स्टूडेंट्स लास्ट प्लेस पे किसको फिक्स करना पड़ेगा? K को। अब जो फिक्सिंग आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, आपने बाकी जो लेटर्स बच गए हैं उनको अब अरेंज करें। C और K फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे ऊपर क्या हो गए हैं? फिक्स हो गए हैं। C और K फिक्स हो गए हैं। अब बाकी क्या बच गए हैं? 6 प्लेसेस, और लेटर्स भी कितने बच गए हैं? 6। वो कौन कौन से हैं? वो हैं A, डबल T, उसके बाद A, और फिर E, और फिर D। 1 2 3 4 5 6 ये बच गए हैं। इनको सिर्फ परम्यूटेट करना है। और कैसे करेंगे? इसमें T रिपीट करें, A रिपीट करें, फिर से ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, और इस फॉर्मूले के मुताबिक टोटल हमारे पास कितने? 6। तो हम करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A रिपीट 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, T रिपीट 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, दिस इज 720 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 4। आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर व्हिच इज एक्चुअली 180। तो अब आप देखें कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये भी आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करने। जैसे ऐसा एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दैट इज पेनामा। अब पेनामा एक वर्ड दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है कि स्टार्ट्स विद पी, तो पी को वहां फिक्स कर देंगे। और एक डिजिट वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 के साथ कि कितने इसमें से डिजिट्स बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आप इस फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे।